तो देखो बच्चे ग्रुप कैसे है, सभी बच्चे देखना गौर से। सबसे पहले मुझे बताओ ये इसको मैंने कैसे डिनोट किया हुआ है यहाँ पे ए ऑफ एस से। ये ए ऑफ एस क्या है? दिस इज सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस किसकी? बच्चे एस की जितनी भी परमुटेशन हो सकती है, मतलब कहने का ये है कि मैंने फंक्शंस लेने हैं कहाँ से कहाँ, एस से लेकर एस तक। कहाँ से लेने हैं बच्चे फंक्शन? एस तक। वो जितने भी फंक्शंस मुझे मिलेंगे उनका मैंने एक ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप का नाम मैं क्या देता हूँ? ए ऑफ एस। सो ए ऑफ एस किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ सेट एस। तो वो क्या बनाएगा बच्चे? ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रुप। और किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनाएगा? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। किसके अंडर बच्चे? बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? कैन यू हियर मी? बच्चे बाइनरी ऑपरेशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग आपने कभी नहीं पढ़ा है कि अगर एक मैप हो फ्रॉम ए टू बी और जी कोई मैप है फ्रॉम बी टू सी, देन जी कंपोज एफ is defined. This is a map from A to C, but it is defined when the range of ये जो बच्चे ये रेंज इसकी है वो किस में होनी चाहिए? रेंज ऑफ एफ शुड बी कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ जी। वो किस में कंटेन होनी चाहिए? जी। तो ये कंपोजिशन हम करते हैं कि अगर ए से बी एक मैप है, दूसरा बी टू सी है, तो हमें एक कंपोजिशन मिलती है फ्रॉम ए टू सी। ठीक है ना? इसको कहते हैं कंपोजिशन। अब देखो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है? इसमें 1 1 ऑन 2 मैप्स है। हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी इसमें प्रेजेंट होगी, इनवर्स भी हर एक का मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या देखना है हमें? अगर बच्चे दो मैप हमारे पास एफ और जी हैं, जो क्या है? बाइजेक्टिव। जो क्या है? बाइजेक्टिव। तो आपको पता है उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है? इसका मतलब अगर एक मैप मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, एस टू एस, और जी मैप भी मेरे पास कहाँ से कहाँ है, एस टू एस, तो जी कंपोज एफ भी कहाँ से कहाँ मैप होगा? एस टू एस। और बच्चे ये वन वन भी होगा और आन टू भी होगा, क्योंकि वो वाले मैप्स एफ और जी अगर वन वन आन टू है तो इनकी कंपोजिशन भी वन वन आन टू होगी। लेकिन कोई भी मैप जो वन वन आन टू होता है फ्रॉम एस टू एस, वो क्या होता है? परमुटेशन ऑन एस। उसी को क्या कहते हैं? परमुटेशन ऑन एस। इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा? जी कंपोज एफ ए एफ एस में कहाँ चला जाएगा? इस ग्रुप में चला जाएगा। तो हमने जी कहाँ से लिया था? ए ऑफ एस से, मतलब सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ एस। और एफ भी कहाँ से लिया था? ए ऑफ एस से। और प्रूव कर दिया कि जी कंपोज एफ भी किस में बिलोंग करता है? ए ऑफ एस। तो इसका मतलब बच्चे बाइनरी ऑपरेशन हो गया ये। कोई भी दो आप मैप्स लेते हो तो उनकी कंपोजिशन भी आपको उसी सेट में मिलती है। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है? एसोसिएटिविटी। क्या प्रूव करना है बच्चे? एसोसिएटिविटी। तो देखो एसोसिएटिविटी कैसे प्रूव करेंगे। ये देखो बच्चे एसोसिएटिविटी सिंपल है। पहले क्या निकाला है इन्होंने? एफ कंपोज जी कंपोज एच एट एक्स, वो किसके आया? इक्वल एफ ऑफ जी एफ एच एफ एक्स। फिर इन्होंने इसका ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, फिर भी किसके इक्वल आया? एफ ऑफ जी एफ एच एच एक्स। और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब एफ कंपोज जी कंपोज एच किसके इक्वल होगा? एफ कंपोज जी कंपोज एच। एसोसिएटिविटी हो गई बच्चे। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप कोई भी मैप ले लो एफ फ्रॉम एस टू एस, जो वन वन और ऑन टू है। आपको पता है ना बच्चे, एक मैप तो हम सभी जानते हैं, आइडेंटिटी मैप। एक आइडेंटिटी मैप होगा एस टू एस, ये भी क्या होता है? वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। जो आइडेंटिटी मैप है ये वन वन भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब दिस इज आल्सो ए मैप फ्रॉम एस टू एस विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी किस में बिलोंग करेगा? ये बाय डेफिनेशन बच्चे इसकी बनावट ही ऐसी होती है आइडेंटिटी मैप की, कि ये वन वन भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है।
तो कोई भी मैप आप एफ ले लो, उसके कारस्पॉन्डिंग आपको कौन सा मैप मिलेगा? आइडेंटिटी मैप मिलेगा। और आपको पता है आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक्स को कहाँ भेजता है? एक्स पे ही भेजता है। कोई भी एलिमेंट जो है उसको उसी के ऊपर भेजता है। समझ आ रही मेरी बात? तो बच्चे ये इस तरह का मैप है। चलो अब हमें एक मैप आइडेंटिटी मिल गया। अब इसको किसके साथ कंपोज करते हैं? किसी भी एफ के साथ। तो किसके इक्वल होगा? दिस इज एफ ऑफ आई एट एक्स बाय डेफिनेशन। लेकिन आई ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स के। तो ये किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ एक्स। तो देखो बच्चे दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। अब एक्स एक्स यहाँ से काट दो। एफ कंपोज आई किसके इक्वल आएगा? एफ कंपोज आई किसके इक्वल आ गया? तो बच्चे कोई फर्क डाला इस एलिमेंट ने एफ पे? ये न्यूट्रल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली आई कंपोज एफ भी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के। दैट मीन्स ये लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो जाएगी, राइट आइडेंटिटी भी। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी। तो मिल गई हमें एक आइडेंटिटी किस में? ए एस में। अब हमें क्या प्रूव करना है? इनवर्स। अब क्या प्रूव करना है? तो देखो ये रहा नीचे आपका इनवर्स। क्या कह रहा है ये? कि कोई भी आप एफ ले लो बच्चे ए एफ एस में, तो वो वन वन ऑन टू मैप होता है ना। एफ क्या है? बाइजेक्टिव। और आपको पता होगा बच्चे कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। पता है ना आपको? ये बच्चे इफ एंड ओनली इफ होता है, 12th में आपने पढ़ा है। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं कोई भी मैप लूंगा कहाँ पे? शाबाश बोलो। ए ऑफ एस में। तो मुझे क्या मिलेगा उसका? इनवर्स। और वो इनवर्स भी कहाँ मिलेगा? क्यों मिलेगा मुझे इनवर्स भी ए ऑफ एस में? क्योंकि बच्चे एफ कहाँ से कहाँ मैप है? एस टू एस। और वो वन वन और ऑन टू है। तो एफ इनवर्स भी कहाँ से कहाँ मैप होगा? उल्टा भी एस टू एस ही होगा ना। और बच्चे अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इनवर्स भी क्या हो जाता है? वन वन ऑन टू। तो बच्चे एक ये एफ इनवर्स भी क्या है? दिस इज आल्सो ए परमुटेशन ऑन एस। तो इसलिए ये भी किस में बिलोंग करेगा? एफ में। तो हमें एफ के कारस्पॉन्डिंग एफ इनवर्स मिल गया। अब इन दोनों को कंपोज करो जरा बच्चे, क्या आएगा? दिस इज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन एफ और एफ इनवर्स किसके इक्वल हो जाता है? आइडेंटिटी के। ये हो जाएगा बच्चे आइडेंटिटी एट एक्स। लेकिन आइडेंटिटी एट एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। तो देखो बच्चे जरा एफ कंपोज एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया? आइडेंटिटी। सिमिलरली एफ इनवर्स एफ भी किसके इक्वल हो जाएगा? तो मिल गया ना हमें हर फंक्शन का इनवर्स। कोई भी फंक्शन आप ए एफ एस में ले लो, हमेशा आपको एक फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स मिलेगा जो किस में बिलोंग करेगा? ए एफ एस में। और उनको जब आप आपस में कंपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगी? उस ग्रुप की आइडेंटिटी। तो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ना ग्रुप की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे ये जो सेट ऑफ परमुटेशन है ए एफ एस है क्या? ए एफ एस दिस कंटेन्स दोज फंक्शंस विच आर फंक्शंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ? एस टू एस एंड आर वन वन ऑन टू। और साथ में क्या होने चाहिए? तो बच्चे इस तरह का सेट ऑफ परमुटेशंस, that means it precisely contains those functions from S to S which are both one one and on to. This structure turns out to be a group. ये structure under the binary operation of composition of mapping, this is a group. ये क्या बन गया बच्चे? Group. अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपका S हम क्या कर दे? S में कितने एलिमेंट्स हों? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज इक्वल टू n, अगर इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएं? उस केस में आपका ए ऑफ एस क्या बन जाता है? एस एन। उस केस में हम ए ऑफ एस को क्या कहते हैं? क्योंकि बच्चे एस में तो कितने भी एलिमेंट्स हो सकते थे, इसमें फाइनाइट भी हो सकते थे, इनफाइनाइट भी। लेकिन अगर इसमें फाइनाइट हो तो उस केस में इसको कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। क्या कहते हैं?
सिमेट्रिक ग्रुप ऑन कितने सिंबल्स पे? ऑन एन सिंबल। तो क्योंकि ये इसी का स्पेशल केस है, अगर ये ग्रुप बनाता है तो ये भी तो ग्रुप बनाएगा ना, क्योंकि एस तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो अगर एस में एन एलिमेंट्स होंगे तो वो भी क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। तो इसलिए आपका एस एन भी क्या हो जाएगा? एस एन भी क्या बनाएगा बच्चे? अब एस एन को लिखेंगे कैसे? देखो लिखने का तरीका क्या है इसका। इसमें होंगे बच्चे फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? कहाँ से कहाँ होंगे फंक्शंस? शाबाश। सपोज सम सेट ए टू ए, कौन से फंक्शंस? लेकिन साथ में सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए ए में? शाबाश। एलिमेंट्स इन ए आर एन। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? एन। तो यही बच्चे इसी का स्पेशल केस है। तो अगर वो वाला ग्रुप बनता है तो ये भी तो ग्रुप बनेगा ना, क्योंकि वो तो जनरल था। उसी में हमने इसको ए को मतलब ये क्या कर दिया, इसको फाइनाइट रखा हमने। तो वो तो फाइनाइट के लिए भी ट्रू है और इनफाइनाइट के लिए भी ट्रू है। तो बच्चे ये ट्रू हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा आपका? ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बनेगा? ग्रुप। अब ये जो ग्रुप आपका बनेगा ना एस एन, इसका ऑर्डर कितना होगा एस एन का? फैक्टोरियल एन कितना होगा? मैं बच्चे आपको प्रूव करके देता हूँ कि क्यों इसका ऑर्डर एन फैक्टोरियल होगा। गौर से देख। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, मुझे नहीं पता आपको समझ आएगी नहीं आएगी। हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं फंक्शन? मतलब बच्चे एक सेट से जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स। ए भी ए टू ए ले रहे हैं ना, और ए में कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट। सपोज इनका मैं नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, AN। A1, A2, A3, AN। मुझे बताना है बच्चे कि कितने वन वन ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं ए टू ए एन फैक्टोरियल, कितने हो सकते हैं? क्योंकि क्योंकि अगर मैं एन फैक्टोरियल प्रूव कर दूं कि इसमें एन फैक्टोरियल फंक्शंस होते हैं, तो ऑर्डर भी उतना ही होगा जितने उसमें फंक्शंस होंगे। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एस एन भी क्या होगा? एन फैक्टोरियल। चलो बच्चे देखते हैं कैसे होगा एन फैक्टोरियल। लेट मी टेल यू, वेरी इंटरेस्टिंग। मान लेते हैं बच्चे कि ए वन किसके साथ चला गया। सपोज ए वन जो है वो ए थ्री के साथ चला गया। किसके साथ चला गया? अब मुझे बताना बच्चे एक बार, पहले जब ए वन जाएगा, ए वन को जाने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? यहाँ पे एन चॉइसेस। ये ए वन के साथ भी जा सकता है, ए टू के साथ भी जा सकता है, ए थ्री के साथ भी जा सकता है, ए एन के साथ भी। सो हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर ए वन? एन। तो अच्छा अब मुझे बताओ, जब ए वन चला गया, अब ए वन चला गया, अब ए टू के पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? एन। क्यों? क्योंकि बच्चे, क्योंकि जिस एलिमेंट पे ए वन चला गया है, अगर उसी एलिमेंट पे ए टू भी चला जाएगा, फिर वो वन वन थोड़े ना रहेगा मैप। उसके पास एन माइनस वन। अब ए वन ए टू दोनों ने चले गए, अब ए थ्री के पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? शाबाश। ऐसे ही करते करते लास्ट वाले के पास कितनी बचेंगी? एक ही चॉइस बचेगी। कितनी बचेगी? तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन से? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू वन। मतलब कितनी वेज होंगी इनके पास आगे जाने की? तो जितनी जितनी वेज, जितने तरीके इनके पास होंगे आगे जाने के, उतने ही क्या बनेंगे हमारे पास? फंक्शंस भी बनेंगे। तो कितने फंक्शंस बनेंगे ओवरऑल इसमें? n। आपको समझ आई? इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसमें n वेज हैं, फिर n माइनस वन वेज हैं, फिर वन वेज हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी? इन सभी वेज का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल है। हाँ जी बच्चे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसको जो प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं ना हम,
प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ये पढ़ते हैं बच्चे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। इसमें दो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन और दूसरा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, ठीक है। गॉट इट। तो ठीक है बच्चे, ये भी क्लियर हो गया आपको कि परमुटेशन ग्रुप में जो है वो कितने एलिमेंट्स होते हैं और क्यों होते हैं, वो भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। चलो अब आगे चलो। आपको मैंने बोला था बच्चे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम इन एलिमेंट्स को। अब इसके एलिमेंट्स किस तरह से लिखते हैं हम, ये भी पता है ना आपको, मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा रिपीट करता हूँ अगर आपको भूल गया हो। सपोज बच्चे अगर मेरे पास, सपोज अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ दो एलिमेंट्स, तो फंक्शंस कैसे हो सकता है बच्चे, बोलो जरा। वन वन ऑन टू फंक्शन, वन किसके पास जा सकता है, टू के पास, और टू किसके पास जा सकता है, वन के पास। इसको कैसे लिख, वन गोज टू टू एंड टू गोज टू वन। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। या फिर क्या हो सकता है दूसरा तरीका, अब वन वन पे जाएगा और टू टू पे जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे हम, सपोज वो जी फंक्शन है, वन गोज टू वन, टू गोज टू। ये तरीका होता है फंक्शंस को लिखने का परमुटेशन ग्रुप में। अब देखो यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। देखो जैसे बच्चे ये है, ये क्या है, वन गोज टू, इसको आप देख सकते हो कि बेसिकली किसकी बात कर रहा है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। वन किस पे जा रहा है, टू पे। टू किस पे जा रहा है, थ्री पे। थ्री किस पे जा रहा है, फोर पे। फोर किस पे जा रहा है ना बच्चे, वन वन ऑन टू दिख रहा है आपको ये क्लियरली। क्योंकि बच्चे डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट पे जा रहे हैं और आपकी जो कोडोमेन है वो पूरी रेंज के इक्वल है, कोई भी एलिमेंट आपका छूट नहीं रहा है इसका। सो दिस इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। अब दूसरा जी फंक्शन कैसे लिया है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन गोज टू, शाबाश, टू गोज टू, थ्री गोज टू, फोर गोज टू, है ना बच्चे, ये भी वन वन ऑन टू। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है ना, इसने ये पता है कहाँ से कहाँ करता है आपका ये कंपोज, ये लेफ्ट टू राइट करता है, कहाँ से कहाँ। लेकिन एक्चुअल में जो लॉजिकल तरीका है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखोगे वो है बेसिकली राइट टू लेफ्ट, वो उल्टा करते हैं हम हमेशा, कहाँ से कहाँ। लेकिन आप यही वाला मान के चलोगे बच्चे, कौन सा, क्योंकि आपकी पूरी बुक में इसने यही फॉलो किया है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बार बार आपका आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल यूज दिस कन्वेंशन, कहाँ से कहाँ आप करोगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चे, चलो देखो, आप बोलो। हाँ देखो बच्चे, वही तो निकाल रहे हैं, ये है ना एफ जी, अब निकालो एफ जी, ये रहा, ये है ना एफ जी, ठीक है। एफ जी का मतलब यही है, एफ कंपोज जी, इसका मतलब क्या है, चलो निकालो आप। वन गोज टू, लेकिन मैंने बोला लेफ्ट टू राइट चलना है, वन गोज टू टू और टू गोज टू टू, इसका मतलब वन कहाँ पे चला जाएगा, तो आ गया ना वन टू पे, ये आया। चलो अब टू गोज टू थ्री, और थ्री कहाँ जा रहा है, इसका मतलब टू कहाँ जाएगा, यही बच्चे यहाँ पे भी है, थ्री गोज टू, फोर गोज टू, दैट मीन्स थ्री मस्ट गो टू फोर, जा रहा है, फोर गोज टू एंड वन गोज टू, इसका मतलब फोर गोज टू। ठीक है बच्चे, इसने लेफ्ट टू राइट लिया है, अगर आप बच्चे अब राइट टू लेफ्ट करोगे, देखो आंसर गलत हो जाएगा, देखो करो जरा, राइट टू लेफ्ट, वन गोज टू, थ्री गोज टू,
फिर वन कहाँ जाना चाहिए? लेकिन वन कहाँ जा रहा है? क्योंकि इसने कौन सी कन्वेंशन फॉलो की है? लेफ्ट टू राइट। इसमें मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, देखो। मैंने आपको कहा था कि सभी ग्रुप एबिलियन नहीं होते हैं। उनमें से ये भी एक ग्रुप है जो एबिलियन नहीं होता है, कौन सा? सिमेट्रिक ग्रुप। देखो बच्चे, एफ कंपोज जी इसके इक्वल आया ना। अब जरा जी कंपोज एफ हम खुद से निकालते हैं, ठीक है। जी कंपोज एफ। जी कंपोज एफ पे उल्टा करना है, करो ना उल्टा। वन गोज टू थ्री एंड थ्री गोज टू फोर, इसका मतलब वन गोज टू फोर। टू गोज टू टू एंड टू गोज टू थ्री, इसका मतलब टू गोज टू थ्री। थ्री गोज टू वन एंड वन गोज टू टू, इसका मतलब थ्री गोज टू टू। फोर गोज टू फोर, फोर गोज टू वन। दैट मीन्स फोर गोज टू वन। देखो डिफरेंट है ना दोनों। ये वन टू टू वन थ्री फोर फोर थ्री था, ये वन फोर टू थ्री थ्री टू फोर वन। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एफ जी जो है ये किसके इक्वल हो। इसका मतलब हमने देख लिया बच्चे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। इसका मतलब ये जो ग्रुप है आपका कौन सा, ए ऑफ एस, अंडर द कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज नॉट एबिलियन ग्रुप। ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। यहां तक क्लियर है? चलो बच्चे, अब आपको मैं दिखाता हूं साइक्लिक परमुटेशन। अब ये जो जितनी भी परमुटेशन है ना आपकी, इनको हम साइकिल्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चे? अब साइकिल देखो लिखते कैसे हम तब तक इनको साइकिल में लिखने का मतलब क्या है, देखो। जैसे ये वाली उठा लो, कौन सी? एफ। एफ क्या है आपकी? वन गोज टू टू, टू गोज टू थ्री, थ्री गोज टू फोर, फोर गोज टू वन। हमने कैसे लिखना है? वन गोज टू कहाँ जा रहा है? कंटिन्यूएशन में लिखो। अब टू कहाँ जा रहा है? थ्री पे। थ्री कहाँ जा रहा है? और फोर कहाँ पे अब आ रहा है वापस? तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया। समझ आई मेरी बात? इसका मतलब क्या होगा? वन गोज टू टू, टू गोज टू थ्री। साइकिल टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक ब्रैकेट में आपने वही वाली चीजें लिखनी है जो पूरी साइकिल को फॉलो कर रही है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देखो। सपोज मैं लेता हूं, दूसरा वाला ले लो। वन गोज टू थ्री, टू गोज टू टू, थ्री गोज टू वन, फोर गोज टू फोर। लिखो बच्चे। वन कहाँ जा रहा है? और थ्री कहाँ? और थ्री कहाँ जा रहा है? तो बच्चे ये साइकिल यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें फिक्स रहती हैं उनको साइकिल में लिखना ही नहीं है। टू भी फिक्स हो रहा है ना, और फोर भी फिक्स हो रहा है। इसका मतलब जो चीजें हम साइकिल से ड्रॉप करते हैं उसका मतलब यही होता है कि वो चीजें फिक्स हो रही हैं। वो क्या हो रही हैं? इसका मतलब चार सिंबल्स है ना हमारे पास। तो चार में से कौन कौन से फिक्स हो रहे हैं जो साइकिल में नहीं है? कौन कौन से हैं वो? कौन? अगर बच्चे आपको कभी ऐसे दिया जाएगा वन और टू, आपने बताना है कि बोलो परमुटेशन कौन सी होगी। आप इसको देख के बता सकते हो परमुटेशन? बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसी परमुटेशन है जिसमें वन कहाँ जा रहा है? टू पे। और टू कहाँ जा रहा है? और क्योंकि थ्री और फोर है नहीं, इसका मतलब थ्री थ्री पे जा रहा होगा और फोर। इसका मतलब साइकिल को देख के आप परमुटेशन जनरेट कर सकते हो ना। ये है बच्चे साइकिल। ये साइकिल का मतलब। अब देखो पढ़ो इसको, वही लिखा है इधर इसने कि एक्स वन गोज टू एक्स टू, एक्स टू गोज टू एक्स थ्री, एक्सएल माइनस वन गोज टू एक्सएल। अगर ऐसा हो जाए तो इसको कैसे लिखते हैं? एक्स वन एक्स टू एंड सो वन एक्सएल। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो बच्चे अब शॉर्टकट में ये, क्योंकि हम अपना टाइम बचाने के लिए सब करते हैं। अगर मैंने एफ और जी को लिखना हो, एफ और जी को लिखने का अब दूसरा तरीका क्या है? बोलो जरा, एफ को कैसे लिखूंगा? वन गोज टू टू, टू गोज टू थ्री, थ्री गोज टू फोर, फोर गोज टू वन। हो गए खत्म यहाँ पे, ठीक है। इनटू वन गोज टू थ्री एंड थ्री गोज टू वन, ये यहीं पे खत्म हो गए। क्योंकि टू गोज टू टू फोर, तो मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ वन टू थ्री फोर इंटू वन थ्री, ठीक है। गॉट इट? सो इनको कहते हैं बच्चे साइक्लिक परमुटेशन।
साइकिल, क्योंकि साइकिल की हेल्प से हम इनको डिनोट करते हैं। कोई प्रॉब्लम? बस बच्चे यहीं तक रखो आज, साइक्लिक परमुटेशन तक। लेट अस स्टॉप विद दिस। कल हम इधर से आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट परमुटेशन क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ट्रांसपोजिशन क्या होता है, और इसी ट्रांसपोजिशन की सहायता से हम ये पढ़ेंगे कि इवन और ऑड परमुटेशन क्या होती हैं। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इवन परमुटेशन वाला ग्रुप जो है वो क्या बनाता है, वो एक ग्रुप बनाता है। इवन परमुटेशन वाला सेट क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चे, परमुटेशन। तो बच्चे ये हमारा क्लाइमेक्स रहेगा, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो कल के लेक्चर में आपका ये वाला टॉपिक कवर कर दूंगा। ठीक है देन। हाँ जी बच्चे। बच्चे मैंने वीडियो बनाया है, इसका मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, बाय।